पार्ट नंबर सेकंड में आपका स्वागत है बच्चे। आपके बोर्ड के पेपर चल रहे हैं और जहाँ तक है काफ़ी अच्छे जा रहे होंगे बोर्ड के पेपर, ठीक है ना। अभी हम बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। पार्ट नंबर 2 में देखो हमारे पास है नियोजन प्रक्रिया। नियोजन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, यानी प्लानिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। और जब भी देखो कोई प्रक्रिया, चाहे वो नियोजन की हो, चाहे वो संगठन की हो, चाहे वो नियंत्रण की हो, किसी की भी प्रक्रिया अगर आपके सामने आई तो आपको एक चीज याद रखना है कि उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। बेटा स्टेप बाय स्टेप मतलब लाइन बाय लाइन लिखा जाता है, ठीक है ना। उसके पॉइंट्स को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, यानी जो प्रक्रिया के जो पॉइंट्स होती है उसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जैसे अगर मान के चलो मैं बोलता हूँ एक कमीज सिलने की प्रक्रिया बताओ, तो सबसे पहले कपड़ा कटेगा, फिर सिला जाएगा, उसके बाद अगले वाले प्रोसेस में उसमें बटन लगाए जाएंगे, उसके अगले वाले प्रोसेस में उसको पैक किया जाए, समथिंग जो भी प्रोसेस होता है वैसे ठीक है जो भी होता होगा। अब आप बोलो नहीं कपड़े में डायरेक्ट बटन लगा दो, तो ऐसे थोड़ी ना हो सकता, तो इसलिए हमेशा लाइन बाय लाइन ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है उद्देश्य निर्धारित करना, यानी जब आप प्लानिंग करने की सोच रहे हो, प्लान बनाने की सोच रहे हो, तो आपको सबसे पहले देखना है उद्देश्य निर्धारित करना कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किसके लिए बनाना चाहते हो, आप अचीव क्या करना चाहते हो, ठीक है ना। तो उद्देश्य निर्धारित करना। नंबर 2, आधार विकसित करना। बेटा आधार विकसित करना या परिकल्पनाओं का विकास करना, यानी एक बेस तैयार करना। आपको एक अजम्पशंस जो आपने मतलब मान्यताएं ले रखी है ना, उनको तैयार करना। तो सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करा। अब उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आपको आधार विकसित करना होगा, एक बेस लेके आना पड़ेगा, परिकल्पनाओं का विकास करना पड़ेगा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना, यानी जो अल्टरनेटिव जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन होंगे उनको आइडेंटिफाई करो कि आप क्या क्या कर सकते हो, और वो विकल्प जो है ना और किस तरह से कर सकते हो, वो सारे विकल्प आपको निकालने हैं। फिर उनका क्या करना, मूल्यांकन करना, उन सभी विकल्पों को जो भी आपका अल्टरनेटिव था, ठीक है, उनको इवेल्युएट करना है, यानी उनका मूल्यांकन करना, उनको ध्यान से देखिए, एक एक विकल्प को ध्यान से समझना है, देखना कि वो है क्या, क्या आपको निकाल के देगा आउटपुट वो। उसके बाद उसमें से इन सभी में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना। तो अभी तक क्या हुआ, सबसे पहले आपने उद्देश्य निर्धारित करा। बेटा क्या करा, उद्देश्य निर्धारित किया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर 2, उसके लिए आपने आधार विकसित किया, इसका मतलब परिकल्पनाओं का क्या क्या विकास किया। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर 3 में आपने वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना। बेटा क्या करना, वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना, यानी आइडेंटिफाई करना जो भी आपके अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस होंगे, जो जिस तरीके से आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हो ना, वो सारे विकल्प आपको ध्यान से देखने, उनको आइडेंटिफाई करना। उनको आइडेंटिफाई कर दिया आपने, आइडेंटिफाई करने के बाद उनका मूल्यांकन करना है, उनको देखना, उनको समझना है और उसके ऊपर स्टडी करनी है। तो मूल्यांकन आपने कर लिया, मूल्यांकन के बाद उनमें से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है, फिर योजना को लागू कर देना है, योजना को लागू कर देना है। और उसके बाद समीक्षा भी करनी है। बेटा समीक्षा करने का मतलब होता है फॉलो अप द एक्शन, यानी फॉलो अप करना एक्शन को। मतलब ये नहीं कि आपने प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया बस खत्म हो गया, नहीं, आपको देखना है कि यह ही देखना है कि योजनाएं लागू की गई है या नहीं, यानी जो योजना है वो ठीक से लागू हुई है या नहीं, या फिर योजनाओं के अनुसार कार्य चल रहा है या नहीं, ये भी आपको देखना है। इनके ठीक ना होने पर, अगर मान लो ये ठीक नहीं है, योजना ठीक नहीं है, तो योजना में तुरंत परिवर्तन किए जाते हैं। तो देखो क्या क्या हुआ, सबसे पहला आपने उद्देश्य निर्धारित किया। बेटा क्या क्या, उद्देश्य निर्धारित किया। नंबर 2, आपने क्या किया, आधार विकसित किया। बेटा आधार विकसित करना यानी परिकल्पनाओं का विकास करना, एक बेस तैयार किया आपने माइंड में। उसके बाद वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना, ठीक है। फिर आपने वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करी, यानी आइडेंटिफाई किए सारे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन जो कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें से आपको क्या ठीक से उनको समझना है, देखना है, उनका मूल्यांकन करना है। तो वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना, उसके बाद एक विकल्प का चयन करना, फिर योजना को लागू करना, उसके बाद समीक्षा करना, समीक्षा भी करना है, यानी ये भी देखना कि योजना ठीक से लागू की गई है या नहीं, योजना के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं। अगर कोई दिक्कत लगी तो आप तुरंत थोड़े से तो जो भी परिवर्तन करने चाहिए वो आप परिवर्तन कर सकते हो। योजनाओं के प्रकार, बेटा योजनाएं 2 तरह की हो सकती है, स्थायी योजनाएं। बेटा कौन से, स्थायी योजनाएं, और जिसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान्स, और दूसरा होता है एक बार उपयोग की योजनाएं, यानी एक बार उपयोग की योजनाएं। तो 2 तरह के प्लान यहाँ पे बताए गए। पहला आपको कौन सा स्टैंडिंग प्लान्स बोला हुआ है, यानी स्थायी योजनाएं। दूसरा एक बार उपयोग की योजनाएं, एक बार उपयोग की योजना जिसको हम एकल उपयोग योजना भी कहते हैं, सिंगल यूज प्लान। तो वो स्टैंडिंग प्लान हो गया, ये सिंगल यूज प्लान हो गया, यानी जो एक ही बार यूज होने वाला। तो एक बार उपयोग की योजनाएं, एक बार उपयोग की योजनाएं, और दूसरा एकल उपयोग योजना। क्लियर हो गया। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेन मोटिव हमारा ये है कि आपको सारे पॉइंट्स पता हो, क्योंकि बना के लिखा जा सकता है, हिंदी में बनाना आसान होता है, ये आप भी जानते हो।
तो बनाया जा सकता है, बट आपको पॉइंट्स याद होना चाहिए और पूरी बिजनेस वाले पता होनी चाहिए। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको पूरी बिजनेस का ज्ञान होना, इतना पहले मैं आपको ज्ञान दे दूं, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा में देखेंगे हम क्या क्या कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। क्लियर? तो आप फटाफट से नोट डाउन करो पहले तो। अब आगे देखिए बेटा ध्यान से, योजना हमने बताया दो तरह की होती है, स्थायी योजना और एकल उपयोग योजना। देखो स्थायी योजना क्या होता है? स्थायी योजना से अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जिन्हें एक बार बना दिया जाता है, यानी स्थायी योजना से अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जिन्हें एक बार बना दिया जाता है तथा इनका उपयोग बार बार किया जाता है, यानी बनाएंगे एक बार, उपयोग हो रहा है इनका बार बार। क्लियर? ये योजनाएं प्रबंधकों का लगातार क्या करती है? मार्गदर्शन करती है। तो स्थायी योजना यानी आपका एक ऐसी योजना से है, स्थायी योजना से अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जिन्हें एक बार बना दिया जाता है तथा इनका उपयोग बार बार किया जाता है। ये योजनाएं प्रबंधकों का, जो प्रबंधक होते हैं, उनका लगातार मार्गदर्शन करती है। और इन योजनाओं में बेटा आपका उद्देश्य जो आपको पढ़ना होता है, उद्देश्य, मोर्चाबंदी, नीति, कार्यविधि, पद्धतियां और नियम, ये ऐसे पॉइंट्स है ना बेटा, अगर इनके ऊपर अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन जाए ना तो गारंटीड बच्चा छोड़ के ही आता है, कि उनको समझ नहीं आता कि लगभग सारे सेम ही लगते हैं उसको। ठीक है ना? तो उद्देश्य अभी ध्यान से देखेंगे क्या है ये उद्देश्य, मोर्चाबंदी, नीति, कार्यविधि, पद्धतियां और नियम, ये 6 पॉइंट्स है जो इसके अंदर आते हैं। क्लियर? जबकि एकल उपयोग योजना क्या होती है? एकल उपयोग योजना से अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जो एक विशेष परिस्थिति, यानी एक विशेष परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग की जाती है। यानी एक ऐसी योजना से है, इसका अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जो एक विशेष परिस्थिति, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन योजनाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता, यानी एक बार आपने इसका उपयोग कर लिया, इन योजनाओं को कोई महत्व नहीं रह जाता तथा भविष्य में जब भी इनकी जरूरत पड़ती है और लगा कि आपको भविष्य में फिर कभी इनकी जरूरत पड़ रही है तो इन्हें पुनः तैयार कर लिया जाता है। तो उसने क्या बोला कि अगर हम बात करें स्थायी योजना, तो स्थायी योजना से एक ऐसी योजना से है जिन्हें एक बार बनाया जाता है तथा इनका उपयोग बार बार किया जाता है, और ये योजनाएं प्रबंधकों का लगातार मार्गदर्शन करती है। जबकि यहाँ पे क्या है, इसने बोला एकल उपयोग योजना से अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जो एक विशेष परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, पहला पॉइंट। नंबर 2, एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन योजनाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता, अगर भविष्य में फिर इनकी कभी जरूरत पड़ती है तो इन्हें पुनः तैयार कर लिया जाता है। क्लियर हो गया? क्योंकि एक विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए बनाया गया आपने, एक ऐसा प्लान है जो एक विशेष परिस्थिति के लिए बनाया था, जैसे वो परिस्थिति खत्म हो गई अब उसका कोई काम नहीं रहेगा। क्लियर? इसमें आपको 2 चीजें पढ़नी है, बजट पढ़ना है आपको एक तो, और दूसरा आपको कार्यक्रम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बजट और कार्यक्रम इसमें पढ़ना होता है। क्लियर? नोट डाउन करिए बेटा फटाफट से। अब आपके सामने एक नया डिफरेंस आ गया है, एकल उपयोग योजना और स्थायी योजना के बीच में अंतर क्या है। मतलब कि एकल उपयोग योजना और स्थायी योजना, यानी एक तरह से बोलूं तो सिंगल यूज्ड प्लान और स्टैंडिंग प्लान के बीच में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना है। इसके ऊपर भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। पहला अभिप्राय देखो वही चीज है कि एकल उपयोग योजना से अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जो एक विशेष परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, यानी जो किसी विशेष परिस्थिति के लिए बनाई जाती है और उनका पूरा होते ही खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है ना? और अगर इन फ्यूचर आपको कभी दोबारा जरूरत पड़ी तो उनको फिर दोबारा से तैयार कर लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि ये एक बार जो उपयोग होगी उसके बाद उपयोग करने की जरूरत नहीं होती उपयोगी। ठीक है ना? तो एकल उपयोग योजना से अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जो एक विशेष परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। जबकि स्थायी योजना से अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जिन्हें एक बार बना दिया जाता है तथा इनका उपयोग या जो होता है इनका उपयोग बार बार किया जाता है, यानी एक बार बना दिया जाएगा और इनका उपयोग बार बार यूज होगा ये। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने बोला एकल उपयोग योजना से अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जो एक विशेष परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। जबकि स्थायी योजना नाम से लगा हुआ है तो स्थायी है, मतलब स्थिर है, तो इसका मतलब योजना से अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जिन्हें एक बार बना दिया जाता है, एक बार बना दिया जाएगा तथा इनका उपयोग जो होता है बार बार किया जाता है। उसके बाद स्थिरता की बात करें तो ये योजनाएं स्थायी योजनाओं की तुलना में कम स्थिर होती है। ये क्योंकि एक बार यूज करने वाली है तो इसलिए स्थिरता इनमें क्या रहती है, कम रहती है। बट अगर इनकी बात करें तो ये योजनाएं एकल उपयोग योजनाओं की तुलना में अधिक स्थिर होती है। बेटा जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वहां आप भी अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे याद जल्दी हो जाता है। क्लियर है?
उसके बाद तैयार की अगर हम बात करें तो ये आमतौर पर मध्य स्तर और जो निम्न स्तर के जो प्रबंधक है उनके द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि स्थायी योजना जो है आमतौर पर उच्च स्तरीय जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजमेंट के जो बंदे होते हैं, मैनेजर्स एंड ऑल, बड़े लेवल पे, टॉप लेवल पे, तो उनके द्वारा ये बनाए जाते हैं। क्लियर। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ये योजनाएं कुछ विशेष, क्या लिखा हुआ है, विशेष क्रियाओं के सफलतापूर्वक संचालन के लिए बनाई जाती है। तो किसी विशेष चीज के लिए ये बनाया जा रहा है, जैसे हमने बोला, हम बोलते हैं कि यार उससे यार निपटना है, तो उसके लिए स्पेशल हमने क्या बना दिया, कि योजना बना दी, तो वो ये वाली है। बट हमें सभी आएंगे तो उनसे एक ही तरह से निपटना है, तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। तो उसने बोला ये योजनाएं कुछ विशेष क्रियाओं के सफलतापूर्वक संचालन के लिए बनाई जाती है, जबकि ये योजनाएं निर्णयों में जो आप डिसीजंस लेते हो उनमें एक रूपता लाने के लिए, यानी एक जैसा रहना सबके लिए, तो वो उसके लिए ये होती है। तो बेटा हमने 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए, मैं चारों रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में यहीं पे ही वीडियो के अंदर अंदर सुनते सुनते क्या है, मतलब बैठ जाए दिमाग में चीजें। क्लियर हो गया। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले मैंने अभिप्राय की बात करी, प्लीज आप भी सुनना इसे ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। अभिप्राय में एकल उपयोग योजना से अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जो एक विशेष परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, जबकि स्थायी योजना से अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जिन्हें एक बार बना दिया जाता है तथा इनका उपयोग बार बार किया जाता है। स्थिरता, ये कम स्थिर होती है, ये आपकी अधिक स्थिर होती है। उसके अलावा तैयार, इनको मध्य और निम्न स्तरीय यानी जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, जबकि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा बनाए जाते हैं। उद्देश्य की बात करें तो ये योजनाएं कुछ विशेष जो होती हैं क्रियाओं के सफलतापूर्वक संचालन के लिए बनाई जाती है, जबकि ये योजना निर्णय यानी जो डिसीजन है उनमें एक रूपता लाने के लिए बनाई जाती है। क्षेत्र दायरे की बात करें तो इन योजनाओं का क्षेत्र जो है सामान्यतः छोटा होता है, कम होता है, या संकीर्ण भी बोल सकते हो बेटा, पेपर में संकीर्ण वर्ड यूज हो सकता है। ठीक है, इसको नैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैरो। तो छोटा, कम या संकीर्ण होता है क्योंकि इनका लक्ष्य एक विशेष, सिर्फ एक विशेष घटना से संबंधित होता है, यानी एक विशेष परिस्थिति से संबंधित होता है, बस ये खाली। ठीक है ना। जबकि इनका दायरा जो है वो व्यापक होता है। व्यापक मतलब बड़ा, लिख लो अगर आपको नहीं पता तो, व्यापक मतलब होता है बड़ा। ठीक है ना। तो क्योंकि इनमें एक से अधिक विभाग शामिल होते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, एक से अधिक क्या होते हैं, विभाग शामिल होते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ तक? चल, इसका मतलब ये नैरो है, ये वाइडर है, यानी बड़ा है। वाइड बोलते हैं, वाइडर बोल लो, बड़ा होता है। नैरो मतलब छोटा होता है। समय अवधि, ये लघु अवधि वाले होते हैं बेटा। क्या होता है? लघु अवधि। लघु मतलब छोटा, कम समय वाले होते हैं। ये दीर्घकालिक होते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं ये वाली योजनाएं, तो दीर्घकालिक होते हैं। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। तो क्षेत्र दायरे में मैंने क्या बताया कि इन योजनाओं का क्षेत्र सामान्यतः छोटा, कम, संकीर्ण होता है क्योंकि इनका लक्ष्य एक विशेष घटना से, एक विशेष परिस्थिति से संबंधित होता है। इन योजनाओं का दायरा जो है व्यापक यानी बड़ा, वाइडर होता है क्योंकि इनमें एक से अधिक विभाग शामिल होते हैं। समय अवधि में मैंने बताया कि ये लघु अवधि वाले होते हैं, यानी छोटे टाइम पीरियड वाले होते हैं, जबकि ये दीर्घकालिक होते हैं। उसका उदाहरण में मैंने लिखा है, जैसे दिल्ली में हो रही एक बिजनेस इवेंट हो रहा, मतलब बिजनेस इवेंट हो रहा है, बिजनेस से रिलेटेड कोई है चीज वहां पे, तो उसकी योजना बनानी है। तो बेटा देखो, दिल्ली में हो रहा है ना, दिल्ली में जैसे 2-3 दिन, एक दिन, जितने दिन का भी होगा उनको आप उसको कंप्लीट करोगे, बस खत्म हो गया। अब क्या उस योजना को कहीं यूज करना, नहीं करना, तो इसका मतलब वो एक टाइम के लिए है। तो दिल्ली में ऐसे हो रही है तो उसने मतलब उसके लिए जो योजना बनाई गई है, ठीक है, तो वो एक टाइम के लिए है, तो उसको बोलते हैं एकल उपयोग योजना। क्लियर। जबकि किसी संगठन की भर्ती प्रक्रिया, भर्ती मतलब जो आप रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ऑल करते हो ना वहां पे, तो भाई हमने एक बार बना दिया अपनी जो योजना, अब वही चीज अब क्या सालों साल चलती है या काफी टाइम तक चलती है, तो वो ये वाली है स्थायी योजना जो आगे तक भी चलती रहती, सबके लिए एक जैसा रहेगा। तो एक संगठन में भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे आ गया, और जैसे दिल्ली में होने वाली कोई बिजनेस इवेंट है उसके लिए योजना बनानी है, टेम्पररी कुछ टाइम के लिए बनानी योजना, तो ये वाली है। क्लियर हो गया? आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो मिलते हैं बेटा पार्ट नंबर 3 में अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।